चलिए, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का चौहान अकेडमी इस प्लेटफॉर्म में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जिसिन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। चलेंगे, शुरुआत करेंगे हम अपनी क्लास को और मैं उम्मीद करूंगा कि अभी जो हमारी पुरानी क्लासेस हुई हैं आप लोगों को बढ़िया समझ आई होंगी और अपनी पुरानी क्लास जरूर देख ली होगी। ठीक है, तो जो आज से जैसे कि आपको पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो प्रोविजन एक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको रहने वाला है। आपने प्रीवियस क्लास देखिएगा, आज हमारा हो सकता है इसकी हमारी लास्ट क्लास रहे। ठीक है, चलिए तो इसी से हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को। चल आ जाइए। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल चौहान अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से अपनी तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो हमने यहाँ 12 तक मतलब सेक्शन 12 तक कंप्लीट कर लिया था। आज शुरू करेंगे कहां से हम लोग, सेक्शन 13 से। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आप सभी लाइव आ जाए। तो प्रोबेशन ऑफिसर मतलब परिवीक्षा अधिकारी, तो सब सेक्शन 1 इस अधिनियम के अधीन परिवीक्षा अधिकारी होगा। मतलब ए, राज्य सरकार द्वारा परिवीक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्ति, या बी, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया गया है कि कोई व्यक्ति, या सी, किसी भी असाधारण मामले में कोई अन्य व्यक्ति जो न्यायालय की राय में मामले की विशेष परिस्थितियों में परीक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए उपयुक्त हो। क्या आपको, तो उपयुक्त हो। ठीक है, चलिए तो आप इसे समझेंगे थोड़ा सा। तो यहां पर क्या कहना चाहता है, आपका थर्ड पॉइंट क्या कहना चाहता है, समझेंगे। तो यह धारा जो हमारी कह सकते हैं धारा 13, यह बताती है, क्या बताती है कि प्रोविशन ऑफिसर कौन हो सकता है, कौन कौन बन सकता है, कौन हो सकता है, मतलब क्या ऐसी क्वालिफिकेशन रहती है, क्या तमाम चाहिए, तो इसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, तो आपको बता देते हैं, ये जो प्रोविशन ऑफिसर होते हैं 3 प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं। कितने प्रकार के, आपके 3 प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं। पहला तो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी, पहला। दूसरा, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था का व्यक्ति हो। तीसरा, विशेष परिस्थिति में कोर्ट द्वारा उपयुक्त समझा गया कोई अन्य व्यक्ति। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या होता है, जैसे प्रोविशन ऑफिसर का, तो इसका उद्देश्य क्या होता है, अपराधी की निगरानी करना, उसके जो सुधार हो रहा, सुधारात्मक प्रगति की क्या रिपोर्ट देना, कोर्ट को मार्गदर्शन देना। ठीक है, जिससे कि वो फिर से उसी समाज में लौट सके जैसा पहला सिंपल सादा था। ठीक है, क्लियर हुआ, इस बात समझ में आई बात। ठीक, देखिए मैंने आपको क्या बताया, फिर समझिएगा, अच्छा समझिएगा। प्रोबेशन ऑफिसर का एक कह सकते हैं कि करेक्टल, मतलब क्या करेक्टल क्या कह सकते हैं, करेक्टनल एजेंट कहा जाता है, मतलब सुधार एजेंट कहा जाता है इसे। देखिए उस तरह काम करता है। तो धारा 13 यह बताती है कि इसे जिम्मेदारी कैसे सौंपी जाती है, किसे दी जा सकती है। जैसे सरकारी अधिकारी, मतलब सबसे आम तौर पर राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग, मतलब कौन, आपका सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के कर्मचारी होते हैं। कौन होते हैं आपके, तो खास तौर पर ये जो आपके प्रोविजन ऑफिसर होते हैं, कहाँ के होते हैं आपके, तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के कर्मचारी होते हैं। ठीक है, आज सरकार कुछ ऐसी संस्थाओं जैसे बाल सुधार केंद्र, मतलब बाल सुधार गृह चलाने वाली संस्थाओं को मान्यता दे सकती है कि जिनके सदस्य प्रोविजन ऑफिसर बन सके। ठीक है, और अगर सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं है, या मामला बहुत ही अनोखा है, तो जो आपके जज साहब हैं किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, यह जिम्मेदारी दे सकते हैं, जो अपराधी क्या करें, मार्गदर्शन कर सकता है। क्या कर सकता है, आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। रूल्स ऑफ प्रोविजन ऑफिसर, परीक्षा अधिकारी की भूमिका। अब इसी में
इसी में याद रखिएगा। ये अभी किसका आपका, ये हमने तो सब सेक्शन 1 पढ़ा है। कौन सा पढ़ा हमने? सब सेक्शन 1, उपधारा 1। अब उपधारा 2 देख लीजिए। क्या देखना आपको? उपधारा 2 देखिए। ठीक है, उपधारा 2 को समझेंगे। ठीक, अब यहां उपधारा 2 क्या कह रही है कि धारा 4 के तहत आदेश पारित करने वाला कौन आपका? तो आदेश पारित करने वाला न्यायालय उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट। क्या आपका? तो जिला मजिस्ट्रेट जिसमें अपराधी उस समय निवास करता है, किसी भी समय पर्यवेक्षण आदेश में नायब व्यक्ति के स्थान पर किसी पर्यवेक्षण अधिकारी को नियुक्त कर सकता है। लेकिन अच्छे समझिएगा, स्पष्टीकरण में इस धारक प्रयोजनों के लिए एक प्रेसिडेंसी नगर को जिला माना जाएगा और मुख्य प्रेसिडेंसी जिला मजिस्ट्रेट को उस जिले का मजिस्ट्रेट माना जाएगा। ये तो सब सेक्शन 2 कह रहा है, जो समझाऊंगा अभी। अब यहाँ सब सेक्शन 3 क्या कह रहा है कि इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय पर्यवेक्षण अधिकारी उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट नियंत्रण के अधीन होगा जिसमें अपराधी उस समय निवास कर रहा हो। क्या कर रहा हो? आपका निवास कर रहा हो। ठीक है, समझ में आई बात अर्चना? अर्चना जी, बात समझ में आ रही है मेरी? मुझे ये बताएं, बात समझ में आ रही है? समझाया जाए क्या? देखिए, सबसे पहले हमने यहां क्या देखा? उपधारा 3 क्या कहती है? ठीक, समझ पहले उपधारा सब सेक्शन 2 आखिर कहना क्या चाहती है? तो सब सेक्शन 2, अगर किसी व्यक्ति को धारा 4 के तहत प्रोबेशन पर छोड़ा गया है और उसके लिए एक प्रोबेशन ऑफिसर नियुक्त किया गया है, ठीक है, नियुक्त किया गया, तो कोर्ट या संबंधित जिले का जिला मजिस्ट्रेट कभी भी उस अधिकारी को बदल सकता है। मतलब कि प्रोबेशन ऑफिसर स्थायी नहीं होता, जरूरत पड़ने पर बदला भी जा सकता है। समझ में आई बात? अब आई समझ में? मतलब एक्सप्लेनेशन क्या कह रहे हैं यहां? स्पष्टीकरण। पुराने समय में कुछ बड़े शहर, अब बड़े शहर कौन से पुराने समय में थे? तो कुछ गिने चुने थे, जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को क्या प्रेसिडेंटी टाउन कहा जाता था। उन्हें इस धारा के लिए जिला माना जाएगा। उन्हें इस धारा के लिए, धारा 13 के लिए क्या माना जाएगा? जिला माना जाएगा। और चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को जिला मजिस्ट्रेट के समान अधिकार मिलेगा। क्या मिलेगा? अधिकार मिलेगा। ये तो हो गई सब सेक्शन 2। अब सब सेक्शन 3 क्या कह रही है? तो प्रोबेशन ऑफिसर अपने कार्य करते समय उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में रहेगा जहां अपराधी रह रहा है। यानी प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास है? डीएम के पास है। किसके पास है? तो डीएम के पास है। ठीक है, तो हमें इन दो धाराओं में, अगर मैं और अच्छे से बताऊं आपको, कि इन दोनों उपधाराओं का जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि अपराधी पर नजर रखने वाली व्यवस्था लचीली और अनुशासित हो। है? मतलब कैसे? तो यहां अधिकारी को बदला भी जा सकता है। कैसे? अगर कोर्ट को लगता है कि पहला वाला ऑफिसर ठीक से काम नहीं कर रहा, या वह रिटायर हो गया है, या अपराधी किसी दूसरे शहर में रहने चला गया, तो कोर्ट उस जिले का डीएम नया ऑफिसर नियुक्त कर सकता है। जो उस जिले का कौन होगा? डीएम होगा। उस जिले क्या कर सकता है आपका? तो नया ऑफिसर नियुक्त कर सकता है। इतनी बात क्लियर होती जा रही है क्या? होती जा रही है क्या बच्चे? अब कंट्रोल किस प्रकार रहता है आपका? तो कंट्रोल किस प्रकार रहता है अब उसे देखेंगे आप लोग। देखो, भले ही कोर्ट ने प्रोबेशन का आदेश दिया हो, लेकिन ऑफिसर की
रोजमर्रा की रिपोर्टिंग और अनुशासन किसके हाथ में होगी? तो डीएम के पास होगी। किसके पास? तो जिला मजिस्ट्रेट के पास, ठीक, उसके हाथ में होगी। डीएम या कि जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करता है कि ऑफिसर अपना जो काम है ईमानदारी से कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब प्रेसिडेंसी टाउन, ये क्या मतलब है इसका? यहां पर जो शब्द यूज किया गया है, क्यों किया गया है? प्रेसिडेंसी टाउन यह एक पुराना कानूनी शब्द है, पहले आप ये समझिएगा। बड़े महानगरों में जहां डीएम, याद रखिएगा, जहां जो बड़े बड़े जो कह सकते थे नगर हुआ करते थे, बड़ी बड़ी जो सिटी हुआ करती थी, जहां डीएम की बजाय कौन थे? तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मतलब सीएमएम होते हैं। उन्हें ही इस कानून के लिए डीएम के बराबर शक्ति दी गई है। ठीक है, अब समझ में आ गया? अब आ गया? अच्छा, कोई बात, आगे आएंगे। अपॉइंटमेंट कंट्रोल ड्यूटीज, तो और समझेंगे हम। गुजरात गुजरात राज्य पर लागू होने के संबंध धारा 13 मौजूदा स्पष्टीकरण का स्पष्टीकरण एक ही पुनः क्रमांकित करती है और निम्नलिखित स्पष्टीकरण सम्मिलित करती है। स्पष्टीकरण 2, इस धारा के प्रयोजन के लिए अहमदाबाद नगर न्यायालय अधिनियम 1961 और परिभाषा अहमदाबाद नगर को जिला माना गया जाएगा और अधिनियम के मजिस्ट्रेट को उस जिले का मजिस्ट्रेट माना जाएगा। महाराष्ट्र राज्य में इसके लागू होने के संबंध धारा 13 की धारा 1 के खंड का में राज्य सरकार द्वारा परिवीक्षा अधिकारी शब्दों के स्थान पर ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे राज्य के प्रतिबंधों और शर्तों का अधीन रहते हुए संबंधित अधिकृत कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या? ये नहीं आया होगा, लेकिन आएगा, बहुत ही अच्छे से आएगा। देखिए, तो पहले मैं आपको बहुत शॉर्ट में एक लाइन में बताता हूं इसका मतलब क्या है। जैसे अगर मैं बात पूछ की किसकी बात करना है आपको, तो गुजरात राज्य में संशोधन कहाँ आपका? तो गुजरात राज्य में कहाँ? तो गुजरात राज्य में संशोधन किस प्रकार किया आपका? इस सिंपल सी बात बोली गई। तो गुजरात राज्य में धारा 13 के अंतर्गत पहले से जो एक्सप्लेनेशन था, पहले से जो एक्सप्लेनेशन था उसे अब एक्सप्लेनेशन 1 कर दिया गया, ये अंतर है। ठीक है, गुजरात राज्य में धारा 13 के अंतर्गत पहले से जो एक्सप्लेनेशन था उससे अब एक्सप्लेनेशन 1 कर दिया गया है और एक नया एक्सप्लेनेशन 2 जोड़ा गया है। समझ में आई बात? गुजरात राज्य में क्या संशोधन किया गया? जो पहले जो एक्सप्लेनेशन था उसे अब उसे एक्सप्लेनेशन 1 कर दिया गया है और एक नया एक्सप्लेनेशन 2 जोड़ा गया है। ठीक है, अब यहां पर जो एक्सप्लेनेशन 2 जोड़ा गया हुआ है क्या है वो आखिर आपका? तो या कह सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है? तो जैसा कि आपको पता है अहमदाबाद सिटी कोर्ट्स एक्ट, क्या बोला मैंने? अहमदाबाद सिटी कोर्ट्स एक्ट 1961 की धारा 2 क्लॉज 2 में परिभाषित अहमदाबाद शहर को इस धारा के उद्देश्य से एक जिला तथा एक डिस्ट्रिक्ट माना जाएगा और इस अधिनियम के तहत नियुक्त चीफ मजिस्ट्रेट को उस जिले का क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट माना जाएगा। ठीक है, मतलब क्या इफेक्ट क्या होगा यहां? तो अहमदाबाद शहर को जिला मानकर प्रोबेशन ऑफिसर पर डीएम का कंट्रोल की नियंत्रण लागू होगा। ठीक है, कब से? तो गुजरात अधिनियम 13, सॉरी 13 नहीं, गुजरात अधिनियम 33 मतलब 1964। कब से आपका? तो 18/12/1964 से। कब से? 18/12/1964 से, मतलब 18 दिसंबर 1964 से। ये किसकी बात की मैंने? किसकी बात की मैंने? तो गुजरात राज्य की मैंने बात की। क्या बात की मैंने?
कि गुजरात राज्य, फिर से समझाता, एक बार समझाता हूं, ठीक है, समझिए। गुजरात राज्य में लागू होने पर, गुजरात राज्य में लागू होने पर धारा 13 में एक नया स्पष्टीकरण, मतलब नया एक्सप्लेनेशन दो, स्पष्टीकरण दो जोड़ा गया है। इसके अनुसार अहमदाबाद शहर को एक अलग, मतलब सॉरी, एक अलग जिला माना जाएगा और वहां के जो मजिस्ट्रेट, मतलब चीफ मजिस्ट्रेट को जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होंगी, मतलब डीएम की, ठीक है। अब यहां पर क्या किया गया है, तो अहमदाबाद को क्या किया गया है, विशेष दर्जा दिया गया है, मतलब जिला मजिस्ट्रेट, मतलब डीएम को पूरे जिले का प्रमुख होता है, लेकिन अहमदाबाद जैसे बड़े महानगर के लिए वहां की सिटी कोर्ट के मुख्य मजिस्ट्रेट को ही इस कानून के तहत डीएम वाली शक्तियां दी गई हैं। अब कंट्रोल किस प्रकार होगा, तो इसका मतलब है कि अहमदाबाद शहर में प्रोबेशन ऑफिसर पर नियंत्रण वहां के मुख्य मजिस्ट्रेट का होगा। किसका होगा, मुख्य मजिस्ट्रेट का होगा, ना कि जिले के समान जो डीएम का होता है। बस ये अंतर है, ठीक है, समझ में आई बात, गुजरात का समझ में आ गया। अब महाराष्ट्र में देखें, महाराष्ट्र में जो संशोधन हुआ है, तो क्या परिवर्तन किया गया है महाराष्ट्र राज्य में, तो सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 में, सब सेक्शन 1 के क्लॉज ए में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त प्रोबेशन ऑफिसर शब्दों के बाद यह जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है, ऐसे अधिकारी जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा या कि आवश्यक शर्तों, मतलब कंडीशन और प्रतिबंधों के अधीन इस उद्देश्य के लिए क्या कर रहे हैं, नियुक्त करते हैं। मतलब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि महाराष्ट्र में केवल सीधे नियुक्त और प्रोबेशन ऑफिसर ही नहीं, बल्कि राज्य सरकार द्वारा ऑथराइज्ड अधिकारी भी प्रोबेशन ऑफिसर का कार्य कर सकते हैं। और ये कब से लागू हुआ आपका, 13/6/1969 से। कब से, 1969 से। आज आपकी हाँ कब हुआ आपका, तो 18/12/1964 में। कब से, गुजरात का, ठीक है। एक बार और बताएं क्या, बताएंगे तो फिर से एक और बता देंगे। महाराष्ट्र राज्य का जो संशोधन हुआ समझ में आ गया क्या आपको, आगे बढ़े थोड़ा, चलिए एक बार बता देते हैं महाराष्ट्र राज्य का। देखिए, महाराष्ट्र में लागू होने पर, कहा महाराष्ट्र में लागू होने पर धारा कौन सी, 13 उपधारा 1 का क्लॉज का में बदलाव किया गया है। अब प्रोबेशन ऑफिसर की नियुक्ति न केवल राज्य सरकार कर सकती है, बल्कि राज्य सरकार द्वारा किसी भी ऑथराइज कोई अन्य अधिकारी भी कुछ शर्तों के साथ यह नियुक्ति कर सकता है, ठीक है। बात समझ आ गई होगी। अब चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, 14 में आ जाए, चलो। गुजरात एंड महाराष्ट्र अमेंडमेंट, ठीक है। गुजरात एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन 2, अहमदाबाद सिटी चीफ मजिस्ट्रेट, महाराष्ट्र एप्लीकेशन प्रोविजनल ऑफिसर ऑथराइज आप, ठीक। चलो, परिवीक्षा अधिकारी के कर्तव्य देखते हैं, ड्यूटीज देखते हैं, ठीक है। तो परिवीक्षा अधिकारी निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों का अधीन रहते हुए ए, न्यायालय किसी भी निर्देश के अनुसार किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति परिस्थिति घरेलू या परिवेश की जांच करना, ताकि न्यायालय को उससे निपटने का सबसे उपयुक्त तरीका निर्धारित करने में सहायता मिल सके और न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके। बी, परीक्षा
परीक्षाधीन व्यक्तियों और परीक्षण के अंतर्गत रखे गए अन्य व्यक्तियों की निगरानी करना और जहां आवश्यक हो उनके लिए उपयुक्त रोजगार खोजने का प्रयास करना। सी, अदालत द्वारा आदेशित मुआवजे या लागत के भुगतान में अपराधियों को सलाह देना और उनकी सहायता करना। डी, धारा 4 के तहत रिहा किए गए व्यक्तियों को ऐसे मामलों और ऐसे तरीके जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है सलाह और सहायता प्रदान करना। ई, कर्तव्यों का पालन करें और निर्धारित किए जा सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या एक प्रोबेशन ऑफिसर के कर्तव्य के बारे में बताया गया, मतलब ड्यूटीज के बारे में बताया गया। ड्यूटीज के बारे में क्या बताया गया है, तो धारा 14, क्या आपका धारा 14 बताती है कि प्रोबेशन ऑफिसर का काम क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। तो जो इसके जो मुख्य कार्य आपको देखते हैं, तो आरोपी की पारिवारिक और सामाजिक स्थिति जांच करना, कोर्ट को रिपोर्ट देना, प्रोबेशन पर छोड़े गए व्यक्तियों की निगरानी करना, उसे नौकरी दिलाने की कोशिश करना, मुआवजे या खर्च जमा करने में मदद करना और रिहा किए गए व्यक्ति को सुधार और पुनर्वास में सहयोग देना। समझ में आया क्या, नहीं आया, समझाने अच्छे से। चलिए पहला पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा इसके जो मुख्य कार्य होते हैं वो समझिए। सजा सुनाने से पहले जज अक्सर ऑफिसर से कहते हैं कि जाओ इस लड़के के घर के माहौल देख के आओ। ऑफिसर देखता है कि अपराधी वास्तव में सुधरना चाहता है या उसका माहौल ही खराब है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही जज तय करते हैं कि उसे जेल भेजना है या प्रोबेशन पर छोड़ना है। ठीक है, याद रखिएगा। अब फिर निगरानी और सुधार मतलब सुपरविजन, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जेल से बाहर रहने का मतलब है आजादी नहीं है। याद रखिएगा, ऑफिसर अपराधी पर नजर रखता है कि वह शराब तो नहीं पी रहा है या गलत संगत में तो नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह अपराधी को नौकरी दिलाने में मदद करता है ताकि वह गरीबी के कारण दोबारा अपराध ना करे। और कई बार प्रोबेशन ऑफिसर क्या करता है, मार्गदर्शन देता है, मतलब कई बार कोर्ट अपराधी पर जुर्माना लगाती है। ऑफिसर उसे समझाता है कि यह पैसा कैसे और कब जमा करना है ताकि वह दोबारा कानूनी मुश्किल में ना फंसे। ठीक है, बात क्लियर होगी। 15 में आ जाइए सेक्शन। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आप लोग, प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटीज। कर्तव्य, पंद्रह क्या करा आपका, तो परिवीक्षा अधिकारी के लोक सेवक होंगे। तो प्रत्येक परिवीक्षा अधिकारी और इस अधिनियम के अनुसार में नियुक्त प्रत्येक अन्य अधिकारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक माना जाएगा। क्या माना जाएगा आपका, तो लोक सेवक माना जाएगा। तो क्या कहना चाहता है यहां, समझिए अच्छे से। तो इस धारा का मतलब है जो भी प्रोबेशन ऑफिसर इस अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया है उसे कानून की नजर में सरकारी कर्मचारी माना जाएगा, मतलब पब्लिक सर्वेंट। इसका प्रभाव क्या होगा, तो उस पर सरकारी कर्मचारी जैसे जिम्मेदारी लागू, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार या कर्तव्य में लापरवाही पर आईपीसी की धाराएं लागू होंगी, जो कि अब क्या आपका बीएनएस की लागू होगी। ठीक है, उसे कानूनी सुरक्षा भी मिलेगी जैसे सरकारी कार्य करते समय। ठीक है, वही बात। तो याद रखिएगा, जब किसी व्यक्ति को कानूनन पब्लिक सर्वेंट घोषित किया जाता है तो इसके प्रभाव भी रहते हैं। क्या प्रभाव, यदि कोई व्यक्ति परिवीक्षा अधिकारी को उसका काम करने से रोकता है या उस पर हमला करता है तो अपराधी पर सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने की गंभीर धाराएं लगेंगी। लोक सेवक है इसलिए यदि वे रिश्वत लेते हैं या अपने पद का दुरुपयोग करते हैं तो उन पर भ्रष्टाचार मतलब एंटी करप्शन लॉ के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। इस चीज को याद रखिएगा। और यहां पास एक चीज और निकल के आई, क्या निकल के आई आपकी, एक चीज बोली गई, आईपीसी की धारा 21 बोला गया। देखिए लिखा है, तो भारतीय दंड संहिता जो कि अब भारतीय न्याय संहिता हो गई है। पहले भारतीय दंड संहिता थी, अब भारतीय न्याय संहिता है।
कि धारा 21 उन लोगों की सूची देती है जिन्हें सरकारी कर्मचारी या कि लोक सेवक माना जाता है। इस सूची में शामिल होने का मतलब कि वे सीधे सरकार और कानून के प्रति जवाबदेह हैं। ठीक है, क्लियर? चल, अपॉइंटमेंट पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक, अन्य अधिकारी, 16 में है सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण। तो इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियम आदेश अनुसरण में सद्भाव पूर्वक किए गए जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध राज्य सरकार या परीक्षा अधिकारी इस अधिनियम के तहत नियुक्त किसी अन्य अधिकारी के विरुद्ध कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, नहीं की जाएगी, समझिए। तो अब ये धारा क्या कहना चाहती है, मतलब इस धारा का मतलब क्या है? तो अगर मैं इसे बहुत सिंपल से बताना चाहूं तो अगर राज्य सरकार या प्रोबेशन ऑफिसर ने इस अधिनियम के अनुसार ईमानदारी से कोई कार्य किया है, मतलब कह सकते हैं सद्भावना से, तो उनके खिलाफ उस कार्य के लिए कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। अब यहाँ गुड फेथ मतलब क्या बताया गया है? गुड फेथ, तो कार्य ईमानदारी से किया गया हो, दुर्भावना से ना किया गया हो, कानून के पालन के उद्देश्य से किया गया हो, अगर यह कार्य जानबूझ के गलत या दुर्भावना से किया गया हो तो सुरक्षा लागू नहीं की जाएगी, मतलब प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा सरकार को, मतलब सरकार के वो रहते हुए। नहीं समझे? नहीं समझोगे? मतलब वह काम जो बिना किसी गलत इरादे के सावधानी और ईमानदारी से किया गया हो उसे कहते हैं सद्भावना। अगर सद्भावना से अगर आप अच्छे मन से जानबूझ के कुछ नहीं किया तो अधिकारियों को सुरक्षा मिलती है। मान लीजिए एक ऑफिसर ने अपनी मर्जी से, मतलब अपनी जांच के बाद, क्या अपनी जांच के बाद एक रिपोर्ट दी, क्या कि एक रिपोर्ट दी कि अपराधी को सुधारने के लिए उसे घर पर रखना ठीक नहीं है। अगर बाद में अपराधी को लगता है कि इस रिपोर्ट की वजह से उसे नुकसान हुआ है तो वह ऑफिसर वह व्यक्तिगत रूप से केस नहीं कर सकता है। ऑफिसर ने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से की है, इसलिए उसे सुरक्षा दी गई है, उस पर किसी प्रकार के कोई भी केस नहीं होगा। दूसरा, उसे क्या मुकदमे से क्या बचाव मिल जाता। तो यह धारा राज्य सरकार और अधिकारियों को उन मुकदमों से बचाती है जो अक्सर उन्हें डराने या उनके काम में बाधा डालने के लिए कर देते हैं। ठीक है, यदि काम करते समय कोई अनजानी गलती हो जाए लेकिन अधिकारी का इरादा नेक था तो उसे इस धारा के तहत सुरक्षा मिलेगी। ठीक है, 16 उसे प्रोटेक्शन देगा। मतलब यह सुरक्षा केवल तभी मिलती है जब काम करने के दायरे में रहकर किया गया हो। यदि कोई अधिकारी जानबूझ के भ्रष्टाचार करता है या कानून तोड़ता है तो उसे यह सुरक्षा नहीं मिलेगी। ठीक है, चल ये बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही क्या? अर्चना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है?
जस्ट मैं भी फिक्स करता हूँ उसे। नेटवर्क इश्यू होगा शायद। अर्चना वॉइस आ रही है क्या मेरी? प्रॉपर आ रही है क्या? ओके चल, वॉइस आ रही है, आगे बढ़ते हैं फिर। मुझे ऐसा लग रहा है कि वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम थी इसलिए। ओके, गॉट इट। 17 में चले। देखो, सेक्शन 17, नियम बना नहीं सकती राज्य सरकार केंद्र सरकार की स्वीकृति राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है। ठीक है, सबसेक्शन 1 के सबसेक्शन 2 क्या कर रहा है कि विशेष रूप से प्रयोग शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना एक ऐसे नियम लिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकता है। अर्थात ए, परीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति, उनकी सेवा की शर्तें जिनके भीतर रह के वे अधिकारी क्षेत्र का प्रयोग करें। बी, इस अधिनियम के अंतर्गत परीक्षा अधिकारियों के कर्तव्य उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट करना। सी, जिन पर धारा 13 की उपधारा 1 के खंड खा के प्रयोजनों के लिए समितियों को मान्यता दी जा सकती है। परीक्षा अधिकारियों को पारिश्रमिक और व्यय भुगतान परीक्षा अधिकारियों की व्यवस्था करने की संस्था सब्सिडी का भुगतान। ई, कोई अन्य मामला इसे निर्धारित किया जा सके या किया जा सकता है। ये सबसेक्शन 3, इस धारा के अंतर्गत बनाए गए सभी नियम पूर्व प्रकाशनिक शर्त के अधीन होंगे और उन्हें बनाए जाने के बाद यह शीघ्र विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। ठीक है, विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। ठीक है, जस्ट अ वेट अर्चना, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। नेटवर्क क्या होने लगता है। चलो कोई बात नहीं, अगर आपके पास वॉइस आ रही है ठीक है, मैं ये करता हूँ। देखो, याद रखिएगा, इस धारा की जो मुख्य बात क्या है आपको बता दूं कि इस धारा की जो सेक्शन 17 की जो मुख्य बात है, राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है लेकिन केंद्रीय सरकार की मंजूरी जरूरी है। याद रखिएगा, मतलब याद रखिएगा, यहाँ पर मेन फैक्ट क्या है कि राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल जरूरी है। ये नियम किन विषयों पर बन सकते हैं, जैसे ऑफिसर की जो प्रोविजनल ऑफिसर की नियुक्ति,
उसकी सेवा शर्तें, उसके ड्यूटीज कर्तव्य, रिपोर्ट की प्रोसीडिंग मतलब प्रक्रिया, मान्यता प्राप्त संस्थाओं की शर्तें कि उन्हें भी दिया जा सकता है, वेतन भत्ता, ये सब और भी जो अनावश्यक क्या विषय होंगे उन पर क्या ये लोग नियम बना सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, नियम बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। याद रखिएगा इसमें एक और महत्वपूर्ण बात की गई है कि यह नियम पहले प्रकाशित होंगे, मतलब नियम पहले प्रकाशित होंगे, पब्लिक नोटिस होंगे, बाद में राज्य विधानमंडल के सामने रखे जाएंगे। मतलब पारदर्शिता बनी रहती है, इसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। ठीक है, समझ आई बात। चल अच्छे समझ, एक बार समझा देता हूँ। यार आज प्रॉब्लम मत करो यार। देखो, यह धारा सरकार को मैनेजमेंट की शक्ति देती है। सेक्शन 17, सेक्शन 17, ठीक है। सेक्शन 17 सरकार को मैनेजमेंट की शक्ति देती है। अधिनियम तो यह कह देता है कि प्रोबेशन ऑफिसर होगा। नियम क्या कह रहा है, ये सॉरी नियम नहीं, अधिनियम, अधिनियम क्या कह रहा है कि प्रोबेशन ऑफिसर होगा, लेकिन वह ऑफिसर कौन होगा, उसकी सैलरी कितनी मिलेगी, वह रिपोर्ट किस पर कागज पर लिखिएगा, यह सब धारा सॉरी यह सब धारा 17 के तहत बने नियम तय करते हैं। ठीक है, बने नियम तय करते हैं। मतलब राज्य सरकार अकेले नियम नहीं बना सकती है, राज्य सरकार अकेले नियम नहीं बना सकती है, उससे केंद्र सरकार की अनुमति या की अप्रूवल या की मंजूरी लेनी पड़ती है, ताकि पूरे देश में नियमों में क्या इक्वालिटी है, समानता बनी रहे। दूसरा, पारदर्शिता, तब ट्रांसपेरेंसी, मतलब नियम बनाने से पहले उन्हें जनता के लिए प्रकाशित किया जाएगा, ये जनता भी देखिए कि ये नियम रहने वाले हैं। और फिर विधानसभा द एमएलएज किस समय इसके सामने रखा जाता ताकि उनकी जांच हो। यदि कोई एनजीओ प्रोबेशन ऑफिसर दे रहा है तो उसे सरकार से कितनी मदद, सब्सिडी मिलेगी, इसके नियम भी इस धारा में तय होते हैं। ठीक है, चलो कुछ अधिनियमों के संचालन को बचा। तो इस अधिनियम की कोई भी बात सुधारात्मक विद्यालय अधिनियम 1897 की धारा 31 की या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 की धारा 5 की धारा 2 महिलाओं और लड़कियों को अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956 1978 की धारा 20 द्वारा हटा दिया गया है। किसी भी राज्य में किशोर अपराधियों या पोस्टल विद्यालय संबंधी किसी भी कानून के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी, को नहीं करेगी। ठीक है, क्या समझे। तो यहां धारा 18 क्या कहना चाहती है ये मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। ठीक है, देखो पहले बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत प्यार समझिएगा, अच्छे समझेंगे। प्रोबेशन ऑफिसर सॉरी प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट लागू होने के बावजूद कुछ विशेष कानून पहले की तरह ही लागू रहेंगे। मतलब
प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट लागू होने के बावजूद कुछ विशेष कानून पहले की तरह लागू होंगे। ठीक है, कौन कौन से कानून लागू होंगे? तो स्कूल एक्ट 1897, करप्शन एक्ट 1947, और राज्यों में ऐसे कानून जो किशोर अपराधियों जुवेनाइल ऑफेंडर से संबंधित हो और पोस्टल स्कोर से संबंधित हो, ये सब क्या रहेंगे? लागू रहेंगे, चाहे प्रोबेशन ऑफिसर लागू क्यों ना हो जाए। ठीक है, बात क्लियर? देखिए, यह धारा कुछ ऐसी स्थितियों को मतलब कह सकते, यह धारा कुछ ऐसी स्थितियों की लिस्ट देती है जहां अपराधी को सुधरने का मौका देने वाले इस कानून के लाभ मिलेंगे, या जहां पुराने विशेष कानून ही लागू रहेंगे, जैसे भ्रष्टाचार, करप्शन। यदि कोई सरकारी अधिकारी रिश्वत लेते या भ्रष्टाचार करते पकड़ा जाता है, तो वह करप्शन एक्ट के तहत वह इस अधिनियम की दुहाई देकर चेतावनी या प्रोबेशन पर छूट मांगने की मांग नहीं कर सकता। मतलब कह सकता है कि सर ये मेरी पहली गलती है, मुझे वार्निंग दे दी जाए सर, या कि मुझे प्रोबेशन पर छोड़ दिया जाए। तो सरकार ने पहले बता दिया कि भ्रष्टाचार का मामला है, इसका कानून अलग से, इसका एक्ट अलग है भैया, आप उसमें जाएंगे, आपको ये आपको जो प्रोबेशन वाले में नहीं आएंगे आप। ये दुहाई नहीं लगा सकता सर मुझे चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए, मुझे प्रोबेशन पर छोड़ दिया जाए, इसकी मांग नहीं रख सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामलों में कानून सख्त बना होगा, ये बना रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या? दूसरा, रिफॉर्मेटरी और पोस्टल स्कूल। समझिएगा, जो कानून पहले से बच्चों या किशोरों किशोर मतलब जुवेनाइल्स को सुधारने के लिए बनाए गए हैं, जैसे पोस्टल स्कूल जहां युवा अपराधियों को रखा जाता है, वे वैसे ही काम करते रहेंगे, यह अधिनियम उनके कामकाज में दखल नहीं देगा। ठीक है, अब राज्यों में भी कुछ स्पेशल लॉ होते हैं, याद रखिएगा। तो यदि किसी राज्य जैसे महाराष्ट्र या तमिलनाडु का अपना कोई विशेष कानून है जो कम उम्र के अपराधों के लिए अलग व्यवस्था करता है, तो वह कानून इस अधिनियम से ऊपर माना जाएगा। ठीक है, प्रोबेशन से ऊपर माना जाएगा। ठीक, बात क्लियर हो गई होगी? ठीक है, सेक्शन 19 क्या कह रहा है कि धारा 562 के कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगी। सही, धारा 18 आबदन प्रक्रिया संहिता 1973, धारा 16 और बता दें कि आबदन प्रक्रिया संहिता 1973 धारा के प्रावधान के अधीन है। अधिनियम उन राज्यों और उनके भागों पर लागू होना बंद हो जाएगी जिनमें यह अधिनियम लागू होता है। ठीक है, समझिए, पता होगा आपको पहले क्या था। तो पुराने सीआरपीसी 1858 की धारा 562 में प्रोबेशन का प्रावधान था। ठीक है, पुराना। और नए आपके नए सीआरपीसी 1973 में यह धारा 360 में है। ठीक है, अगर
अब क्या हुआ है तो उसमें, तो अगर किसी राज्य में प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट लागू है तो वहां सीआरपीसी की धारा 360 जो कि पुरानी किसके 562 लागू नहीं होगी। मतलब प्रोबेशन से संबंधित मामलों में केवल प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स लागू होगा, सीआरपीसी की धारा 360 नहीं। ठीक है, इससे अगर दोनों लागू होंगे तो दोनों कानून एक बीच क्या टकराव होगा, जो कि सही नहीं है। ठीक है, मुझे समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया होगा। देखो, यह धारा एक तरह का रास्ता साफ करने का काम करती है, याद रखिएगा। रास्ता साफ करने का मतलब क्लियर करने का। कैसे? जो पुराना नियम मतलब सीआरपीसी की धारा 562, मतलब पहले की जो आपराधिक कानून सीआरपीसी में धारा 562 हुआ करती थी, जो अपराधियों को सुधारने का मौका देने की बात करती थी। नया नियम, जब यह विशेष कानून बनाया गया तो यह बहुत अधिक विस्तृत और बेहतर था। अब यहां कानून एक साधारण नियम है, एक ही विषय पर दो अलग अलग नियम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए धारा 19 कहती है कि जहां अधिनियम 1958 का एक्ट लागू हो गया है वहीं पुरानी धारा 562 अब नई सीआरपीसी में धारा में 360 को हटा दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज के भी याद रखेंगे आप लोग कि आज की स्थिति में पुरानी सीआरपीसी की धारा 562 बदलकर धारा 360 सीआरपीसी 1973 कर दिया गया है। अब भारत के अधिकांश हिस्सों में जहां अपराधी परिवीक्षा अधिनियम लागू है वहीं की अदालतें इस कानून को प्राथमिकता देती हैं, क्योंकि यह अधिक क्या है कह सकते हैं कि प्रभावी है और आधुनिक भी कह सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? चलो इसे जरा देख लीजिए। इसके बाद हमारा प्रोबेशन एक्ट पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। पूरी तरह से हमारा कंप्लीट हो गया प्रोबेशन एक्ट पूरा। ठीक है, ये हमारा लास्ट होने वाला है। इसके बाद हमारा प्रोबेशन एक्ट पूरा खत्म, पूरा फिनिश। ठीक है, तो सो जाइए। ठीक है बच्चों, आइए। थोड़ा गुजरात देख लेंगे थोड़ा सा। गुजरात राज्य पर लागू होने के संबंध धारा 19 के बाद निम्नलिखित धारा जोड़ी जाए, अर्थात अब बॉम्बे अधिनियम 1938 जिसे जिस क्षेत्र अधिनियम लागू होता है उसके बाद यदि उक्त राज्य और बॉम्बे का क्षेत्र भाग है, बॉम्बे परीक्षा अपराधी अधिनियम 1938। ठीक है, यदि उक्त क्षेत्र गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र का भाग है जो बॉम्बे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1938 जैसा कि उक्त सौराष्ट्र क्षेत्र में अनुकूलित और किया गया हो। ठीक है, यदि उक्त क्षेत्र या गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र का भाग है तो कच्छ क्षेत्र पर लागू बॉम्बे प्रोविजन ऑफ एक्ट ऑफ फंडर्स एक्ट 1958 के तिथि से निरस्त हो जाएगा, जिस तिथि से यह अधिनियम उक्त क्षेत्र में लागू होता है। बस शर्तें याद रखिए, शर्तें भी याद रखिएगा। चले, तो मैं आपको इसे पूरा अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, इसलिए मैं आपको क्या करता हूँ समझा देता हूँ। ठीक है, समझाना सही रहेगा मेरे हिसाब से, और बाकी ऊपर समझा दिया हूँ। ठीक है, तो समझेंगे हम। देखिए, तो गुजरात राज्य धारा 20 में, ठीक है, तो क्या प्रावधान जोड़ा गया है? तो गुजरात राज्य में धारा 19 के बाद एक नई धारा धारा 20 जोड़ी गई है, जिसका शीर्षक क्या है? रिपील ऑफ मुंबई एक्ट 1938। मतलब ये कब लागू हो गया है? तो वही आपका 18/12/1964 से। ठीक है, इसमें क्या क्या है? तो जहां प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट लागू हुआ है वहां निम्नलिखित क्या कर दिए गए हैं? निरस्त कर दिए गए कानून, क्या कर दिए? हटा दिए गए हैं। कौन से आपके? तो एक था तो बम्बई,
प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1938 वो हटा दिया गया। और वहीं अगर जिस क्षेत्र में सौराष्ट्र एरिया हिस्सा है, मतलब तो वहां निरस्त होगा। कच्छ एरिया है तो वहां भी आपका निरस्त होगा। ठीक है, चलो और अच्छे समझाता हूं आपको मैं, ऐसा समझ नहीं आएगा, ऐसा समझ नहीं आएगा, थोड़ा अच्छे समझा देते हैं। आगे देखिए, देख एक सेकेंड, हाँ देखिए, एक राज्य एक कानून, क्या मतलब? गुजरात बनने से पहले उसके अलग अलग हिस्सों में बॉम्बे वाला पुराना कानून मतलब 1948 का चल रहा था। धारा 20 का उद्देश्य उन सबको हटाकर पूरे गुजरात में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 को एकमात्र कानून बनाना है। यदि पुराने कानून के तहत किसी को प्रोबेशन दिया गया था या किसी अधिकारी की नियुक्ति हुई थी तो वह इस कानून के आने से खत्म नहीं होगी, वह वैसे ही चलती रहेगी जैसे वह इसी नए कानून के तहत बनाई गई हो, ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, क्लियर? यह सुनिश्चित करता है कि पुराने कानून से नए कानून बदलाव के दौरान कोई कानूनी शून्य पैदा ना हो। ठीक है, बात क्लियर? इतनी बात क्लियर हुई क्या? हो गई होगी। तो आपसे हमारा यहाँ होता है हमारा फिनिश, टाटा बाय बाय, हमारा है कंप्लीट। अगला हम शुरू करेंगे कल से। कैसी लगी क्लास आपको बिल्कुल मुझे बताएं। ठीक है, आपकी फीडबैक बहुत ही जरूरी है। ठीक है, बहुत ही जरूरी है आप लोगों के फीडबैक इसकी याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं एडीपीयू की, चाहे सिविल जज की, ठीक है, किसी की तैयारी आप लॉ में कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की लॉ में याद रखिएगा, तो आप लोगों के लिए बेहतर इससे कंटेंट कहीं नहीं मिल सकता है। तो अभी स्पेशली एडीपीयू की अगर आप लोग तैयारी करेंगे, उसके एग्जाम आने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल से तैयारी कर सकते हैं, जिसकी मैं आपको कंप्लीट तैयारी 499 में करा दूंगा। क्योंकि पूरे भारत की बात करूंगा, देखिएगा इतने कम प्राइस में कोई नहीं करा पाएगा। चाहे कहीं भी पढ़ लीजिए, कहीं भी चले जाइए, उनके जो फीस रहेगी 10,000 से ज्यादा रहती है, मतलब 10,000, 12,000, 50,000, 1 लाख, 2,000 ऐसे रहते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग की मर्जी है। ठीक है, अगर आप तैयार कर सकते हैं, मैं आपको एक काम करूंगा, ये मेरा चौहान एकेडमी का एप्लीकेशन है, ये डाउनलोड करिएगा। ठीक है, डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को लगे रखिएगा। ठीक है, बात समझाई? आ गई होगी, है ना? तो लग रही है बच्चों, मैंने पूरी कोशिश की आपको एक जट सब चीज बताने की, और इसलिए हमारी क्लास चलती रहेगी। लेकिन और इस बेहतर कंटेंट, बढ़िया नोट्स, बढ़िया एमसीक्यूज, सबकी सबकी चीज के लिए आपको कहाँ, चौहान अकेडमी एप्लीकेशन पे आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा? चौहान अकेडमी एप्लीकेशन में आना पड़ेगा। ठीक है, मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, तैयारी के लिए ये आपका एडीपी का बैच है, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा।